अच्छा, ऑक्सिन क्या है कि ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत रोल है। ऑक्सिन क्या है? प्लांट का एक हार्मोन है दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, ये ग्रोथ है, इसके बारे में और इसकी फिजिकल के अंदर क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। जब हमारे जहन में ऑक्सीजन का नाम होता है तो व्हाट इज ऑक्सीजन? ठीक है। ये प्लांट के अंदर कब बनती है, नेचुरली कहाँ ग्रो बनती है, क्या इसके कोई आर्टिफिशियली भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को क्या हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं? अगर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना है तो उसकी क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, इसके बारे में पर अगर नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है प्लांट के अंदर और वहीं से प्यूरिफाई करने, उसको टिश्यू कल्चर के अंदर यूज करने। अच्छा, ये होगी एक बात। अच्छा, अगर इसकी आर्टिफिशियली, अब आर्टिफिशियल और नेचुरल ऑक्सीजन में क्या फर्क होगा? किसी लेबोरेटरी या किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में उसको सिंथेसाइज किया होगा, वो होगा आर्टिफिशियल, या उसको सिंथेटिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेचुरल वो होगा जो नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब ऑक्सीजन जो नेचुरल है ना, वो है IAA। वो क्या है? लिख ले इसको, आई, इसको हम कहते हैं इग्नोल एसिटिक एसिड। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड, ये देखें इसका ना, ऑक्सीजन आर क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन that play a crucial role in various growth and developmental process. They influence cell elongation। सेल को ही elongate कर देती है। क्या कर देती है? अच्छा, elongate का मतलब क्या है कि अगर सेल का साइज जो है, ये सेल का साइज है ना, इसके सेल के साइज को बढ़ा देती है। ठीक है। अच्छा, जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल डिवीजन करवाती है। एक सेल है ना, उसे दो सेल बना देगी, लेकिन इस सेल को एलोंगेट करना है वो किसका काम है? ऑक्सीजन का। ठीक है। अच्छा, सेल इज अ वेरियस डेवलपमेंट दे इन्फ्लुएंस द एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन। अगर आपने देखा होगा कि एक कटिंग करे, ये रोज की हम कटिंग लगाते हैं, अगर उसको हम सॉइल के अंदर कटिंग करके उसको सॉइल के अंदर लगा दें, उसको ट्रांसप्लांट कर दें, तो अगर उसके अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी, एक ऐसा मीडिया जिसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर डिप करके फिर उसको शो करे, तो जल्दी रूटिंग हो जाती है इसकी, जल्दी। इट मीन ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट फॉर्मेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कैसे करती है, क्या ऐसा काम करती है कि ऑक्सीजन जाके, जिसके बारे में डिटेल में अभी आज ही पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट ये है कि इसकी फ्रूट की डेवलपमेंट के अंदर भी रोल है। फ्रूट की डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल होगा? इट मीन अगर ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी तो फ्रूट का साइज ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा ही है ना? अगर ऑक्सीजन ज्यादा फ्रूट की डेवलपमेंट के दौरान प्रोड्यूस होगी, तो अगर सेल का साइज जितना बड़ा होगा उतना फ्रूट का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि और इन्होंने क्या कहा है कि among other factors, understanding oxygen classification type and biosynthesis application help in enhancing agriculture practices and प्लांट की रिसर्च के अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर इसको बड़ा रोल है। ठीक हो गया। ऑक्सीजन जो है, अच्छा अब एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और द प्लांट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट्स आर प्लांट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ये एक स्टेटमेंट है। व्हाट डज इट मीन? ऑब्वियसली वो प्लांट से इंक्रीज होगा तो प्लांट की हाइट में आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्लांट है ना तुम्हारे पास, उसको रूट्स में उखाड़े,
उसको उल्टा दबाओ तो क्या होगा, प्लांट ग्रो करेगा। बताइए, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। ये जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं बताते कि नहीं होगा, वो साथ रीजन बताते हैं। कटिंग करके लगाएंगे तो फिर अगर हम ऊपर से नीचे ऐसे करेंगे तो नीचे रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर नीचे रूट्स के अंदर रूटिंग शुरू होगी तो वो क्यों होगी। रूट्स निकलते हैं स्टेम से, लीव्स से तो नहीं निकलेगी, ऊपर तो लीव होंगे ना, अभी प्लांट से तो। अच्छा, मैंने कहा ना कि लीव्स भी है, वो स्टेम भी नीचे आ गई है। अब क्यों रूटिंग होगी वहां पर, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन आप शूट और रूट टिप के ऊपर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर ऊपर है रूट, ऊपर थी ना, अब ये इसके नीचे आ गया, अब ऊपर इस तरफ चली गई है। अब रूट, अच्छा, अब रूट की जो डायरेक्शन है ना, अब पौधा यहाँ था, ठीक है, अब हमें ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहां दोबारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू कर दी, वो शूट टिप के ऊपर प्रोड्यूस होती है, फिर वो ट्रेवल करती है टूवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के बाद वो नीचे आएगी और नीचे रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह ही जब जाइगोट बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद मैंने कहा था कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट जो है, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करके ये जाइगोट है, जाइगोट से दो सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, या जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, ये देखे ना, अगर हम यहाँ पर मैं एक जाइगोटिक जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये है हमारा इन प्लांट्स, अगर हम कहें, ये देखें, ये है पूरे का पूरा एक इमेज। ये एक इमेज है बच्चों। अब ये कहते हैं कि जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, कि अब यहाँ पर ये एक सेल है, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये है जाइगोट, एग सेल है, एग जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो गया। एग से ये जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये देखिए ना, अब यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट को बनने के बाद आप टू सेल, फोर सेल डिवीजन आ गई है। अच्छा, अब ये जो डिवीजन है, ये डिवाइड होके नीचे की तरफ ही क्यों जा रहा है, ये डिवाइड होके ऊपर की तरफ ही क्यों जा रहा है, नहीं लगी समझ। ये सेल डिवीजन होके, फर्ज किया, ये सेल डिवाइड होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, ऑक्सीजन की वजह से। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन, प्लांट इज प्लांट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इनको गाइड करता है कि इस सेल ने डिवाइड किस तरफ होना है, इस सेल ने डिवाइड। अब सेल को कैसे पता चलता है, फर्ज कि हमारा एक मिस्त्री होता है ना, हमारे पास ईंटें हो, ये दीवार बनानी है। अब ये तो नहीं ना कि दीवार हम इधर भी ईंटें लगानी शुरू कर दें, इधर भी ईंटें लगानी शुरू कर दें, तो अजीब सा, समझ आ गई। जो ईंटें हैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज कौन करता है, मिस्त्री, मिस्त्री होता है। इसलिए मैं एक और आपको एक लफ्ज दे बताने लगा, ऑक्सीजन इज द मैसन ऑफ द प्लांट। ऑक्सीजन इज द मैसन, किसे कहते हैं, मिस्त्री को। ऑक्सीजन इज द मैसन ऑफ द प्लांट। ऑक्सीजन की वजह से प्लांट प्लांट है, प्लांट प्लांट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ये जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, अब ये देखो ना,
अब ये जो है, ये स्पर्म और एग जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद ये, तो आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मैंने बताया था कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करना है। अगर तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जाइगोट के सेल्स को ये इन्वायरमेंट मिल रही होती है किसके अंदर, फ्यूल के अंदर। हम ये ही सेम एनवायरनमेंट एक सोमैटिक सेल्स को आर्टिफिशियली देते हैं। उसके अंदर हम ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेन की एक खास रेशियो को मेंटेन रखते हैं। समझ आ गई। हम ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर हम एग्जैक्टली ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेन की डिफरेंट रेशियोज को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन ये क्या करता है कि ये एक मिस्ट्री है, इसका एम्ब्रियो बनना है और उसने इसी तरह का ही शेप क्यों बननी है, ये वाली शेप जो है, यानी इसी तरह की शेप क्यों बननी है, ये इस तरह की ये कॉटिलेटरी स्टेज ही क्यों बननी है, ये कौन गाइड करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आगे आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन ये भी कैसे गाइड करता है। हाँ, बात के अंदर ये बात होती है, और मैंने कह दिया कि ऑक्सीजन गाइड करता है। ऑक्सीजन कैसे गाइड करता है, ये एक नया क्वेश्चन भी। अगर एक सेल है, उसने उस तरफ डिवाइड होकर उस तरफ डिवीजन करनी है, तो वो ऐसा क्या करता है ऑक्सीजन कि इस तरफ ही डिवाइड होता है। एक्चुअली ये कुछ जीन्स है जिनको ये पिन, PIN पिन, पिन एक पिन है ना, जब पिन है ना, ये भी पिन है। ये हम इस तरह करते जाएंगे तो इस तरफ लाइन लगती जाएगी। वो जीन का नाम इन्होंने क्या क्या दे दिया, पिन। पिन जो है जो ऑक्सीजन, अच्छा फर्स्ट किया, पिन जो है ना इधर है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेल डिवाइड होगा। ऑक्सीजन उसको पिन को जिस जगह डिवाइड होना होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन उस पिन को, पिन पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ यहां जाकर इम्बेडेड हो जाएगी। लेकिन ये इसको इम्बेडेड कौन करवाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इन्फ्लुएंस की वजह से वो पिन उस तरफ, अच्छा अगर वो पिन जीन, वो एक प्रोटीन है, अगर वो म्यूटेट हो जाए, वो पिन बने ही ना, पौधे के अंदर वो प्रोटीन बने ही ना, तो फिर क्या होगा, रैंडमली होगा, बल्क सा बन जाएगा, वो सीडलेस फ्रूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इट मीन अगर अगर आपने प्लांट के पहले वो आइडेंटिफाई करें वो जीन जो पिन है, और वो पिन जो सीड की एम्ब्रियो के अंदर जितना रोल है, उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और उनको म्यूटेट कर दें, तो क्या होगा, सीडलेस फ्रूट बन जाएगा। क्या बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं सीड का, या एम्ब्रियो नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, तो सीड नहीं बनेगा, सीडलेस फ्रूट होगा। समझ आ रही है आप लोगों को। इट मीन्स दैट अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड कर लें, स्टडी कर लें, वी कैन इजिली डू माइरेकल्स इन प्लांट रिसर्च। अब दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि लोग सीडलेस किन्नू यूज करते हैं, सीडलेस वाटरमेलन है, सीडलेस आपको पता है ग्रेप्स, अगर उसके अंदर सीड्स ना हो तो हमें ज्यादा अच्छा वो जायका भी अच्छा होता है उसका, वो हमें और स्पेशली इंडस्ट्री में सीडलेस फ्रूट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई आपको। ये ऑक्सीजन जो है, प्लांट इज प्लांट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि प्लांट, अच्छा अब है, अब दोबारा मैं उधर ही जाता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें मैंने एक ना ये एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके अंदर।
गाइडिंग, गाइडिंग, गाइडिंग का मतलब है गाइड करता है, ये मिस्त्री है, ये क्या है, मिस्त्री है। समझ आई कि ये इसकी वजह से ही है, ये सारी की सारी आपके कायनात के अंदर पौधों के अंदर रंग है, वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज, लेकिन ऑक्सीजन की तादाद हमें बड़ी थोड़ी सी चाहिए होती है। जब पहली बार ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ ना, लोगों ने कहा यार ये ना कोई ग्लूकोज की तरह का मॉलिक्यूल है, होगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में फर्क क्या है? ग्लूकोज हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है। ग्लूकोज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट को, क्यों? ग्रोथ, सेल वॉल ग्लूकोज की बनती है, स्टार्च ग्लूकोज की बनती है। इवन आपका जो डीएनए के अंदर एक वो एक ग्लूकोज एक पार्ट होता है, तीन पार्ट होते हैं, फास्फोरस, राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। इट मीन ग्लूकोज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज जो है, या कार्बोहाइड्रेट्स बड़े ही। अच्छा, लोगों ने शुरू में देखा कि शायद ऑक्सीजन भी प्लांट को ना की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी ग्लूकोज की है। लेकिन बाद में पता चला कि ग्लूकोज जो है ना वो लाइक ईटे हैं। ग्लूकोज क्या है, ईंटें। अब इस कमरे में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंटें। तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। लेकिन मिस्त्री एक होता है, मिस्त्री, ठीक है। जब मजदूर ज्यादा होते हैं, समझो समझो ग्लूकोज क्या है, मजदूर है, मिस्त्री एक होता है। ये ज़ाहिर है किसी मकान को बनाने के लिए मेन मिस्त्री। तो ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक द मेसन ऑफ द प्लांट। अच्छा, अब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अब हमने ये मालूम करना है कि इसको कैसे यूज किया जाए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ना। अच्छा, अब ये है नीचे इसकी एप्लीकेशन है। नेचुरल है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। अच्छा, अब नेचुरल है तो आर्टिफिशियल क्यों है, ये क्वेश्चन बचे पीछे रह गया तो समझे। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन? रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर नेचुरली प्रोड्यूस होता है और इतनी तो दुनिया के अंदर प्लांट्स हैं, हम ग्रॉसर इधर पड़ी होती है, लीव्स हैं, उनको सैचुरेट कर दिया करें। ये तब्दीली ऐसे भी ग्रोथ करवाने में प्लांट में बहुत मेजॉरिटी क्वांटिटी में होता है, और ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी बहुत हो जाता है। ये एक कुल भी रीजन, वन ऑफ द रीजन के हमें ऑक्सीजन को आइसोलेट करना बड़ा औखा है। ठीक है। दूसरा, जब हम ऑक्सीजन को आइसोलेट करेंगे, अब फर्ज किया आपने ये कंपनी बनाई हुई है इधर लाहौर में, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए कराची में। ठीक है, अब यहां से आपने आइसोलेट किया, अब वो किसी पैकिंग में आपने डाला, और वो पैकिंग से जाके वो कराची पहुंचा, लैब में यूज हो गया। ठीक है, लेकिन फर्ज किया इसकी ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही डिस्ट्रॉय होता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ कम हो, शेल्फ लाइफ से कहते हैं सर्वाइव करता रहता है। जो नेचुरल ऑक्सीजन है उनकी सर्वाइविलिटी का बड़ा मसला होता है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि ऑक्सीजन की तरह का एक और कंपाउंड बनाया जाए, जो जिनको जब हम प्लांट के ऊपर अप्लाई करें वो भी एग्जैक्टली ऑक्सीजन की तरह काम करे, लेकिन वो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, उसकी नॉर्मल टेम्परेचर के उसके ऊपर स्टोर करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई केमिकल चेंजेस। जहां यही रीजन हो सकती है, या और भी कोई पॉसिबल रीजन हो सकती है। आप सोचिए ना, जिस जब पहली बार ये डिस्कवरी हुई होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों ने सोचा होगा कि इसका कोई अल्टरनेट बनाया जाए, वो कैसे बनाया जाए। ये वो जो इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं ना, वो इस तरह सोचते हैं। एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है यार वो को नहीं पड़े, साडे को कैसे पढ़ना। ये वो गलत सोच है, इसकी वजह से पाकिस्तान कभी लगी, उसे नहीं बना तो साडे को गोरियों को नहीं पड़े, साडे को क्यों पड़ेगा। आपने सोचना है कि ये मैंने बनाना है, ये कैसे बनेगा, वो अल्लाह ये फिर आपकी हेल्प कर देता है।
आपने वो रिसर्च आपने उसको उस तरीके से, ठीक है। मेरी बात की समझ आई ना? जिस तरह साइटोकाइनेट है, सबसे पहले चलो साइटोकाइनेट की जब बारी आएगी मैं उसमें बता दूंगा साइटोकाइनेट जो है ना वो कैसे डिस्कवर हुआ। कि लोग ना, एक बंदा था प्रेसिशन स्कूज, वो वही जिन्होंने मीडिया बनाया था, वो ना कैरेट की टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। अब उन्होंने देखा ना लैब के अंदर जितने भी केमिकल्स थे ना, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन बना के ना वो मीडिया के अंदर डाल दी जा रहे थे कि शायद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, शायद। लेकिन उनको कामयाबी ना मिली उनको। फिर उन्होंने क्या किया कि एक ना फिश थी, उसका डीएनए पड़ा था, सालमन बस बने हुए वो, और वो 1 साल पुराना था। वो क्या था? अच्छा, जब उसने उस डीएनए को ना उस मीडिया के अंदर डाला ना, तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई। क्या है कि होता है? सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई। अब उन्होंने कहा यार ये हमने डिस्कवरी कर ली कि डीएनए को जब हम अ, डालते हैं ना मीडिया के अंदर, एमएस मीडिया के अंदर, तो सेल डिवीजन कैलस बननी स्टार्ट हो गई। बाद में उन्होंने फ्रेश डीएनए आइसोलेट किया, उसको जब यूज किया तो फिर ना सेल डिवीजन हुई। अब वो परेशान यार, जो हमने डीएनए डाला था 1 साल पुराना, उससे वो डीएनए सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई। लेकिन फ्रेश डीएनए हम आइसोलेट करके डाला है, सेल डिवीजन। फिर उन्होंने क्या किया कि उस डीएनए को उन्होंने कहा कि यार इस साल के दौरान इसके अंदर कुछ चेंजेस आई होगी, और उस चेंजेस की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स बने होंगे जिसकी वजह से इन्होंने उस डीएनए को ऑटोक्लेव करवा दिया। क्या किया? ऑटोक्लेव जब करवाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको, फिर इन्होंने मीडिया के अंदर डाला, तो फिर सर्टिफिकेट स्टार्ट हो गई। अच्छा, बाद में पता चला जब उन्होंने उसका जीसीएमएस किया, उसका केमिकल एनालिसिस करवाया, तो पता चला उसके अंदर ना ये जो एडिनिन है ना, एडिनिन डीएनए क्या होता है? एटीजीसी। उसका जो है ना फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ हुआ था। कुछ ऐसे केमिकल मिले जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप नहीं था, ग्लूकोज थी और एडेनिन थी। क्या उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई हुई थी? उनको उन्होंने कह दिया कि ये एक नया तरह का कंपाउंड मिला है, जिसको उन्होंने काइनेटन का नाम दे दिया। क्या दे दिया? इस तरह जो साइटोकाइनन है ना, साइटो सेल डिवाइड, सेल डिवीजन करने वाले ना, इस तरह डिस्कवरी हुई किसकी? साइटोकाइनन। फिर उन्होंने कहा कि ये एक तरह के और कई उन्होंने साइटोकाइनन इस तरह के डिस्कवर किए। समझ आ रही है? अब अब आप लोगों ने, मैं जिस तरह भी ये फातिमा कर रही है सीड प्राइमिंग के ऊपर काम, इस तरह एक बंदा था जापान का, वो क्या करता था कि वो उन्होंने लैब के अंदर जितने भी केमिकल्स थे ना, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन सीड के ऊपर लगा लगा के ना उसे चेक किया कि सीड प्राइमिंग क्या होती है पता है? सीड प्राइमिंग ये होती है कि सीड को किसी भी केमिकल के साथ हीट किया जाए, सीड को किसी भी केमिकल के साथ हीट किया जाए ताकि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाए, या वो किसी स्ट्रेस के अगेंस्ट जिस तरह टॉलरेंस आ जाए उस प्लांट के अंदर। जिस तरह हम वैक्सीनेशन नहीं करवाते, हम वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं? इम्यूनिटी पैदा हो जाए। हम सीड की भी प्राइमिंग करवाते हैं, क्या करते हैं? ताकि जब सीड को एक प्राइमिंग की जाए, ताकि उसके अंदर कोई इम्यूनिटी सिस्टम इनहांस हो जाए और वो ड्राउट टॉलरेंट हो जाए पौधा, शायद वो अच्छा ड्राउट टॉलरेंट हो जाए एज कम्पेयर टू जिसकी हमने प्राइमिंग नहीं की हुई। अच्छा, जब उसने क्या किया कि उसने ना एथेनॉल यूज किया, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई, सीड जमीनेशन भी अच्छे हो, वो स्ट्रेस टॉलरेंट भी हो गया। उसने क्या किया कि लैब के अंदर, आपको पता नॉर्मली एथेनॉल ये वो चीजें तो आम कॉमन होती हैं, ठीक है ना? उसने अन्यवाज इस्तेमाल की एक एथेनॉल से। पर उसने अब क्या था कि आप पौधों को शराब पिलाओ ते ग्रो करो, ठीक है? तो उसने एक वो समथिंग लाइक दैट ना, उसे अब उसकी सीड की उसकी ड्राउट टॉलरेंस भी हो गई। अब उसके फर्दर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है वो बंदा, ठीक है? वे एथेनॉल ऐसा क्या करती है कि अंदर जाकर वो सीड की जर्मिनेशन भी इनहांस हो जाती है और वो ड्राउट और स्ट्रेस टॉलरेंट भी हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग ना, द साइंटिस्ट दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन, ठीक है? तो अब ये जो है नेचुरल क्या है? डोल 3 एस्टिक एसिड, IAA। ये क्या है? नेचुरल है। सिंथेटिक क्या है?
2,4-D, ये मैन्युफैक्चर्ड है ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है। फिर आ गया सिंथेटिक है डाइकैम्पिया, ये भी मैन्युफैक्चर्ड है। ये इसका इसके अलावा है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IBA, नेफ्थालीन एस्टिक एसिड, ये लिख लें। अच्छा द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरी इन द एपिकल मेरिस्टेम, कहां पर होती है? एपिकल मेरिस्टेम होती है, डेवलपिंग लीव्स के अंदर होती है, बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर दे इंड्यूस स्पेसिफिक रिस्पांस। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन आर प्रमोटिंग रूट, रूट की ग्रोथ को एनहांस करती है, थिनिंग फ्रूट टू इंश्योर लार्ज साइज और कंट्रोलिंग प्लांट ग्रोथ एंड वीड मैनेजमेंट, एज ए वीडिसाइड के तौर पर भी एक्ट होता है ये। वाई? एक तरफ तो हमने कहा है कि ये प्लांट की ग्रोथ करवाता है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि ये वीड को भी कंट्रोल करता है। व्हाट डज इट मीन? अगर एक्सेस हो ऑक्सीजन की, अगर एक्सेस फॉर्म में स्प्रे कर दी जाए तो प्लांट को ये किल भी कर देता है पॉइजन के तौर पर। समझ आई? अच्छा अब ये जो ऑक्सीजन हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ये बनता कैसे है, ये डिफरेंट पाथवेज है इसके, टोन डिपेंडेंट है, उसके बाद IPA पाथवेज है, ये इसको पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है। और, तो हमने, अच्छा अब हम दोबारा उसी के ऊपर चलते हैं जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर वाला था। कैलस रिडक्शन में ये क्या करता है? प्रमोट डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स लीडिंग टू कैलस फॉर्मेशन। ये ऑक्सीजन क्या करता है? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? दोबारा से डिफरेंशिएशन करना। एक होती है अनडिफरेंशिएशन, एक होती है डी डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, फिर क्या करता है, कैलस क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बाद जो एक मास ऑफ सेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कैलस। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बाद एक वो क्या बनती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बाद एक मैस बनती है, उसे हम कैलस कहते हैं। अच्छा जब कैलस बनती है तो वो क्या होती है कि जब डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं हम उसको कैलस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं? खास फंक्शन के लिए, फंक्शन लीफ के सेल है, रूट के सेल है, शूट के, इसके बारे में डिटेल हमने पिछले एक्सेस में पढ़ा दिया था। ठीक है। अब जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनको अब दोबारा से हमने पहले अनडिफरेंशिएट करना है, फिर उसको दोबारा से पौधा रीजनरेट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएट। इसको क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन करते हैं लीडिंग टू कैलस फॉर्मेशन। और उसके अलावा सेल डिवीजन है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन इन कल्चर टिश्यूज। जो कल्चर टिश्यू होते हैं उसकी सेल की डिवीजन भी में भी हेल्प करता है और साथ में इलोंगेशन में भी। इसके अलावा रूट रिडक्शन में, जब एक बार कैलस बन जाती है, कैलस के बाद बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। कैलस के बाद क्या बनती है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से, अच्छा अब यहां पर भी एक मैं आपको चीजें थोड़ी सी बता दूं, ये साइटोकाइनल और, अच्छा अब ये बताएंगे ऑक्सीजन क्या करती है? रूट डेवलपमेंट करती है, रूट डेवलपमेंट करती है। पर किया हमने, सेल लिया, उसे एम्ब्रियो बन गया, लेकिन यहाँ सीड बोर्ड नहीं है। ये आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर हमने लीफ का सेल लिया, उनको पहले अनडिफरेंशिएट किया, फिर उसे एम्ब्रियो बना दिया। अब डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो सेल्स बन गए। ठीक है। इसको, इस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन वहां पर सीड कोड नहीं है वहां पर। अब हमने इसी को जर्मिनेट भी फौरन करवा लेना है। इसको क्या करवा लेना है? जर्मिनेट। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि दो चीजें पड़ी, आपने इन दो चीजों को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। एक है ऑक्सीजन,
एक है साइटोकाइनेन। रूट्स कौन डेवलप करता है? ऑक्सिन। और यहां पर बर्ड्स होती है, ये तो रूट्स बन गई ना, बच गया, ऑक्सिन ने रूट्स बना दी। यहां से जो लेटरल ब्रांचेस बनाता है, अब यहां से फिर ब्रांचेस बनती है, ये कौन बनाता है? ये साइटोकाइनेन बनाता है। ये कौन बनाता है? अच्छा, अगर प्लांट की लेटरल ग्रोथ करवानी है ना, आप साइटोकाइनेन की स्प्रे कर दो। शूट रीजनरेशन या शूट डेवलपमेंट के अंदर किसका रोल है? साइटोकाइनेन का। कहा जाता है कि अगर एक मीडिया हो, उसके अंदर साइटोकाइनेन की तादाद ज्यादा हो, ऑक्सीजन की रेशो कम हो, तो शूट डेवलप होगी। कि अगर ऑक्सीजन की तादाद कम है, साइटोकाइनेन की तादाद ज्यादा है, तो क्या बनेगा? शूट बनेगी। क्या बनेगी? शूट बनेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा है और साइटोकाइनिन की तादाद कम है, तो रूट्स बनेगी। क्या बनेगी? यहां पर समझ आ रही है कि हमने कटिंग ली, मीडिया के अंदर हमने साइटोकाइनिन की तादाद ज्यादा कर दी, ऑक्सीजन की तादाद कम कर दी। अब क्या होगा? नहीं, पहले हम ऑक्सीजन की तादाद से कटिंग ली ना, हमने ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा कर दी और साइटोकाइनिन, अब यहां से रूट्स बननी शुरू हो गई। अब हमने मीडिया चेंज कर दिया, अब हमारी रूट्स बन गई है। अब हमने क्या करना है? शूट बनानी है। अब उस मीडिया के अंदर क्या करेंगे? साइटोकाइनिन ज्यादा कर देंगे, ऑक्सीजन कम करेंगे, तो यहां से ब्रांचेस बननी शुरू हो जाएंगी। नहीं लगी समझ? ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एंड, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो लेटरल बुशी अपीयरेंस हो जाएगी पौधे की। इवन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, इवन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर भी साइटोकाइनिन की तादाद ज्यादा है तो क्या होगा? बुशी अपीयरेंस। अच्छा, हम आपको पता ना कि हम नॉर्मल प्लांट के अंदर, जब हमारा नॉर्मल प्लांट होता है, तो हम क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग क्यों करते हैं? सनलाइट अच्छी से आ जाए। उसकी साइंस क्या है? अच्छा, जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ना, जब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं, फंस गया, शूट टिप रिमूव करते हैं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है यहाँ तक, यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर बन ही नहीं रही, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाएगी, तो लेटरल ब्रांचेस बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा है, साइटोकाइनिन कम है, तो एपिकल ग्रोथ होती रहेगी। नहीं लगी समझ? फिर ग्रोथ क्या होगी? एपिकल ग्रोथ। अगर आपने लेटरल ग्रोथ करवानी है, तो आप उसकी कटिंग कर दोगे ना, तो लेटरल यहां पर साइटोकाइनिन की रेशो ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, और लेटरल ब्रांचेस, समझ आ गया? अब अगर आपने भी यहां पे कट कर दी, फिर प्रूनिंग कर दी, यहां से भी यहां पे कटिंग कर दी, तो क्या होगा? आजकल मैंगो के अंदर कहा जाता है कि मैंगो को बड़ा ना किया जाए, उसको कटिंग कर दी जाए ब्रांचेस, ताकि बुशी अपीयरेंस हो जाए। बुशी अपीयरेंस से ये होगा कि पौधे का कार्य सिर्फ माइक्रो तक रखे, भी इस ऐसे ऐसे बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा? स्प्रे करना इजी, फूड हार्वेस्ट करना easy। इसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लांट्स का प्लांट टू प्लांट जो है ना, डिस्टेंस भी कम करें, और ज्यादातर हम उसको बुशी अपीयरेंस करें। तो क्या होगा कि अगर हमें कोई डिजीज आती है, वो भी इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। उसको समझ। लेकिन इसकी साइंस क्या है? ऑक्सीजन साइटोकाइनेन। साइंस क्या है? ऑक्सीजन एंड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऑक्सीजन साइटोकाइनेन की रेशियो सेम हो जाए, बोलो, तो कैलस बननी शुरू हो जाती है। तो क्या बननी शुरू हो जाती है?
फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लीव का सेल लिया हमने, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की रेशियो सेम कर दी, तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कैलस कहते हैं। समझ आ गई? इस कंसेप्ट की समझ आई कि कैलस कैसे बनती है? जब ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की रेशियो जो है वो इक्वल हो जाती है। अब ये देखना, इसको नीचे मैं आपको करता हूँ थोड़ा सा, तो इंकर्ट डिफॉर्मेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्ले क्रूशियल रोल इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम सोमैटिक सेल्स। ये अगर ऑक्सीजन जो है दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, आगे आ गया शूट डेवलपमेंट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, शूट डेवलपमेंट के अंदर क्या है? किधर गया ये? इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनेसिस रेगुलेट शूट वर्सेस रूट डिफरेंशिएशन में। क्या है रूट्स एंड शूट डिफरेंशिएशन? समझ आ गई? क्या है कि अगर ऑक्सीजन की रेशियो ज्यादा होगी तो रूट बनेगी, अगर साइटोकाइनिन की रेशियो ज्यादा होगी तो शूट्स बनेगी और ब्रांचेस बनेगी ज्यादा। समझ आ रही है? लेकिन अगर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की रेशियो सेम होगी तो कैलस बनेगी। ठीक है, लेकिन तीन पोल से नेचुरली जो बैलेंस बनाने की क्रिएट किया होता है, तो उसमें रूट और शूट ठीक कर रही होती है। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम इकट्ठे दोनों नहीं बना सकते। उसके लिए पहले हमें शूट रिडक्शन मीडिया बनाना पड़ेगा या रूट रिडक्शन मीडिया बनाना पड़ेगा, फिर शूट रिडक्शन या रूट रिडक्शन। लेकिन आपको इसका डिफरेंस का पता होना चाहिए। व्हाट इज शूट रिडक्शन मीडिया, व्हाट इज रूट रिडक्शन मीडिया। इसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा टिश्यू कल्चर के अंदर, इसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि दोनों के अंदर। समझ आ गई आप लोगों को? शू जी, ये रूट के अंदर। हाँ, नई पैटी प्लेट्स के अंदर उसको पहले हम उसमें से, वो पैटी प्लेट में से उसको निकालेंगे, एक नया मीडिया बनाएंगे, उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। और ये इतना डेलिकेटली करना पड़ेगा कि कंटेमिनेशन ना आए, क्योंकि जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो आपको लैमिनार एयर फ्लो के अंदर रखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स ना आए। बोलना भी नहीं है उस टाइम, कंटेमिनेशन नहीं आनी चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये यही तो अब आपके अंदर आर्ट है, ये स्किल्स हैं। ये स्किल्स आएंगी जब आप प्रैक्टिकली ये चीजों को परफॉर्म करेंगे। जब आपको अब नॉलेज आ गया है कि टिश्यू कल्चर होता क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? कि शूट से रूट बनना, ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। शूट, रूट से शूट बनना, ये क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। पहले लीफ सेल था, उससे एम्ब्रियो बन जाना, उसे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का अच्छा, अब नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेसिस की रेशियो सेम रखते हैं ताकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद फिर हमारे पास एक एम्ब्रियो बन जाता है। अच्छा, अब वो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? अच्छा, नॉर्मली हम ये भी देखते हैं। अच्छा, अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जैसे लीफ का सेल है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स प्लांट। उसे क्या कहेंगे? एक्स प्लांट। क्या कहेंगे उसको? जो प्लांट, जो पार्ट जिसको हम यूज करते हैं इसके लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। क्या कहते हैं उसको? एक्स प्लांट। और वो जो प्लांट है, एक्स प्लांट जो है, उसको हम, अब वो रूट टिप भी हो सकती है, वो शूट टिप भी हो सकती है, वो लीफ भी हो सकता है, इवन फ्लावर का पार्ट भी हो सकता है। गाजर की फार्म में वो रूट्स होती है, कैरेट रूट्स जो है वो हम ले लेते हैं और उसको यूज करते हैं एज ए एक्स प्लांट। समझ आ गई? उससे पहले हम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बनाते हैं ताकि हमारे पास डिजीज फ्री कैलस प्रोड्यूस हो जाए। जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है तो पैथोजन नॉर्मली डिवाइड होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर नॉर्मली डिजीज फ्री। फिर उससे हम एम्ब्रियो बना लेते हैं, उस एम्ब्रियो का जो पौधा बनता है वो डिजीज फ्री होता है। अच्छा, लेकिन अब हमने डिजीज फ्री प्लांट बन गया,
अब हमें दोबारा कैल्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि उसी पौधे की कटिंग लेके बन गया, ये पौधा बन गया ना, जहां पर ये कटिंग ली, इसको इसको मीडिया के अंदर डाल दी, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा कर दी, साइटोकाइनेल कम कर दी। अब हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन। इसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपिगेशन। जो ऑलरेडी, उसको क्या होगा कि उसे नए से नए कई प्लांट हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर बना लिए। अब हमारे पास ऑर्डर आया कि हमारे पास एक फार्मर है, उसने कहा कि हमें 50,000 बनाना के पौधे दो। तो आपने उसकी कटिंग करते जाना है, उसकी रूटिंग करते जाना है, उसको फिर आपने टेस्ट ट्यूब से बाद में उसको ले आना है ग्रीन हाउस के अंदर, आस्ता आस्ता। फिर वो उसको थैलियों में पैक करके वो पौधे आपने भेज देने हैं फार्मर्स तक। इंडिया में एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि बनाना के टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रही है, और उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो बनाना की इंडस्ट्री है वो रेवोल्यूशनाइज हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इन बनाना। मेरी बात की समझिए, डिजीज फ्री टाइप प्लांट मिलते हैं, ट्रू टू टाइप मिल जाते हैं, ठीक है, और सबकी एक ही तरह की ग्रोथ होती है, क्योंकि एक ही सेल से लिए होते हैं सारे के सारे। और इसलिए ये बड़ी ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू पूरी दुनिया में, और इससे डिजीज, स्पेशली डिजीज फ्री जो प्लांट है ना वो बन जाता है। फिर आगे आगे क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर भी हेल्प करता है इन विट्रो के अंदर, और इससे इंटरेक्शन विद साइटोकाइनेल है, ऑक्सीजन टू साइटोकाइनेल रेशियो डिटरमिनेट ऑर्गेनोजेनेसिस, हाई ऑक्सीजन रूट, हाई साइटोकाइनल शूट। लेकिन जब दोनों की रेशियो सेम होगी तो क्या होगा? कैलस फॉर्मेशन होगी। ये ये वो साइंस है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी हॉर्टिकल्चर के अंदर, कि प्रूनिंग क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी साइंस क्या है कि ऑक्सीजन एंड, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है जी। Utilizing oxygen in plant tissue culture offer are numerous advantages. Firstly, it enhances the efficiency of root and shoot, allowing for the quicker propagation of plants. Secondly, oxygen help in callus formation, which is essential for the development of new plant tissues from the undifferentiated cell. Further, controlling the level of oxygen during the tissue culture process ensure improved survival rate and healthier plantlet upon transfer to soil. Understanding the role of oxygen is crucial for optimizing tissue culture technique and achieving successful प्लांट प्रोपिगेशन। इसमें ऑक्सीजन तकरीबन हर प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के दौरान, लेकिन सिर्फ सीड जर्मिनेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जब हमने सिंपल सीड को जर्मिनेट कराना ना टिश्यू कल्चर के अंदर, देन वी डोंट नीड ऑक्सीजन। हमने सिंपल MS0 मीडिया लेना है, सिंपल MS0 मीडिया लेना है। MS0 मीडिया क्या होता है, उसकी रेसिपी बताएं उस वक्त है। मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया था आपको कि उसके अंदर क्या क्या होता है। 1 लीटर पानी, 50 से 30 ग्राम पर लीटर सुक्रोज या ग्लूकोज, एगर 0.8 से 1%, और MS मीडिया जो होता है वो 4.43 ग्राम पर लीटर। ये आपने ना चारे पांचों चीजें मिक्स करके, इसको हम कहते हैं MS0 मीडिया। इसके अंदर कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, साइटोकाइनेल भी नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा मीडिया है जिसके ऊपर सिंपल आपने सीड लेकर आने हैं। आप लोगों ने ना मैंने कहा था कि डिफरेंट किन्नू की वैरायटीज लेकर आनी है, और जिसके कोई फ्रूट लेकर आने हैं, कल लेकर आप आ जाए, फिर हम मीडिया बनाते हैं सिंपल, ठीक है। उसके अंदर आप उसको टेस्ट ट्यूब तो पढ़ी है ना फातिमा? चले आप ना कल फिर उसको ऑटोक्लेव करवा लें, ठीक है। फिर हम आपको मीडिया दे देंगे, आपने मीडिया वे करके, चाहे ग्रानोमी लैब में इधर वे कर लें, इनके पास होगा वो पड़ा हुआ है ना, तो उधर वे करके ना उसका वो पूरा बना के, फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे कि सीड को पहले स्टेरिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे? एथेनॉल से भी वो आप ये फातिमा को ना अच्छी तरीके से आती है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। मैं भी आपको सिखा दूंगा। ये आप सारे लोग हैं तो ये फरा फरा को भी आती है स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, कि आपने वो स्टेरिलाइजेशन करनी है कि आपने वो डिफरेंट फर्ज किया, 5% ब्लीच ले लिया,
या 70% एथानॉल ले लिया। 70% एथानॉल का मतलब है कि 70 उसके अंदर ml एथानॉल है, 30 ml वाटर है। उसको मिक्सचर बना के ना सीड उसके अंदर 1 या 2 मिनट के लिए डिप करने हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि वो स्टेलाइजेशन हो जाएंगे, कि उसके इर्द गिर्द जितने भी पैथोजन है वो किल हो जाएंगे सीड के इर्द गिर्द। ठीक है। फिर आपने फौरन उसको डिस्टल ऑटोक्लेव वाटर लेना है। क्या लेना है? ऑटोक्लेव वाटर लेना है। उसके अंदर 3-4 बार आपने उसको वॉशिंग देनी है ताकि एथानॉल रिमूव हो जाए, ताकि एथानॉल। फिर आपने क्या करना है, उस सिट्रस के पौधे को, सीड को आपने ना उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एगर की वजह से सैनिटाइज हुआ होगा, आपने वो उसके थ्रू, क्या होता है इसको, फोर्सेप, उसके थ्रू उसको उसके अंदर, और उस फोर्सेप भी आपने स्टेलाइज करने हैं। फोर्सेप भी आपका, एवरीथिंग शुड बी स्टेलाइज। इवन लैमिनर फ्लो भी आपने अच्छे तरीके से पहले उसको एथेनॉल से, स्पिरिट से उसको अच्छे तरीके से अपना मुंह बंद और ये वो सारी की सारी चीजें करने के बाद फिर आपका सीड जर्मिनेट हो जाएगा। जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा, हमने अभी आप लोगों को सीड जर्मिनेशन सिखा दें। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि 2 डिफरेंट वराइटीज को इन विट्रो ग्राफ्ट करें। क्या करें? सिट्रस की 2 डिफरेंट वराइटीज को। अब आप कोशिश करेंगे कैसे ग्राफ्टिंग की जाए इन विट्रो। एंड इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि आपका जो सिट्रस का जो आर्चर्ड है ना, वो कई साल तक चलना होता है। क्या करना होता है? कई साल तक चलना होता है। अगर हम इन विट्रो ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपको डिजीज फ्री प्लांट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डिजीज प्लांट। और वो सीडलिंग जब तैयार हो जाएगी वो डिजीज फ्री होगी। आपको पता है कि सिट्रस के अंदर दो दो बीमारियां हैं जो नर्सरी के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। एक है सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, एक है सिट्रस डिसीरिया वायरस। ये दो ऐसी और ये एक्यूट नहीं है, क्रोनिक है। क्रोनिक और एक्यूट डिजीजेस में फर्क क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के बाद जहर होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। जो लॉन्ग, जो कहते हैं ना मिसरी, समझ आ रही है ना? वो जो जो लॉन्ग आस्ता आस्ता आपको अंदर से डैमेज कर रही होती है, फोड़ा कर रही, यकदम फिर होती काफी अरसे बाद। ये दो डिजीज है जो सिट्रस की, वो सीटीडी है और सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। ये दोनों क्या होती है कि ये नर्सरी के थ्रू ट्रांसमिट होती है। नर्सरी का मतलब अफेक्टेड चाकू है ना, उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वो एक भी पौधा अफेक्टेड है ना, वो सारे पौधों को, इसलिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं कि इसको डिजीज फ्री बना देते हैं सीटीवी के थ्रू। और फिर हम क्या करते हैं कि उससे हमारे पास डिजीज फ्री प्लांट आ जाते हैं। समझ आ गई? फिर एक बार हमारा फिर वो कैलस बन गई है, उसका पौधा आ गया हमारे पास। अब उसकी कटिंग करते जाए, उससे रूटिंग बना लेते जाए। तो दो को आपस में अब ये देखना है कि इन विट्रो इसको कैसे ग्राफ्ट किया जाए। इट मीन अब ग्राफ्टिंग किसे कैसे होती है? कंबाइन करते हैं ना, इस तरह करते हैं ना। ये नीचे रूट्स आ गई, इसी तरह का इसको इसके साथ शूट। लेकिन इसको इन विट्रो हमने ग्राफ्ट करना है। अब इसको इंटर इन विट्रो कैसे अंदर उसको कंबाइन किया जाए, ये क्वेश्चन है। इट मीन वो जो जिसके जो भी मटेरियल होगा जिसको दोनों को कंबाइन करेगा, जिसे इसको हम बांधेंगे, वो भी स्टेराइल होना चाहिए। वो भी। अब आपने ये भी देखना है कि हम इसको कैसे, कौन सा ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जो इन विट्रो हम यूज करें और वो स्टेलाइज भी हो सके। इसके ऊपर भी आपने ना देखना है कि दुनिया के में लोग इसको कैसे करते हैं। क्या इस तरह का टेक्नोलॉजी दुनिया में है भी कि नहीं? सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और उन्हें, वो कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ रुपया सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस ग्राफ्टेड प्लांट से सेल करके कमा के देते हैं गवर्नमेंट को। वो क्या करते हैं कि इन विट्रो ग्राफ्टिंग करवा के वो इतने करोड़ रुपया, वो पंजाब में डिफरेंट जो एरियाज है ना, वहां पर वो पौधे ग्रो करके, वो बचत है। वो क्या है? इट भी वो गवर्नमेंट को से लेते नहीं है। गवर्नमेंट को, क्या हम नहीं ऐसा कर सकते इधर बैठ के हम कहें कि ये सारा प्लांट हम इधर ग्रो करें, फार्मर्स को पहुंचाएं, और इससे हमारी जो आप लोगों की फर्क फीसें हैं बच्चों की,
यार गवर्नमेंट जरा वो गवर्नमेंट का अदारा है, वो गवर्नमेंट का अदारा है, सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वहां पर जॉब हायर की हुई है। अच्छा, व्हाट यू थिंक कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है अगर वो प्राइवेट कर दिए जाए, यूग रिसर्च है, वो ज्यादा अच्छा है या गवर्नमेंट में वो सही है? क्योंकि अगर वो प्राइवेट करेंगे ना, उनका एक मालक होगा, वो काम लेगा, काम लेके उसे कहेगा कि इतने पौधे ग्रो करो, ये रिसर्च करके ये नई वैरायटी डेवलप करो, और उस वैरायटी को ज़ाहिर वो सेल करेगा, उसे पैसे मिलेंगे, वो एक अदारा बन जाएगा जो कि कमाऊ पुत्र होगा को, ठीक है। और वो उसी को कहना है कि तूने तनख्वाही देनी है, उसी पैसों से तूने, ज़ाहिर वो लोगों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। अब हमारे जो बेचारे एग्री के जो हम जैसे जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो जाते हैं, हम कहते हैं कि अब हमने ना काम नहीं करना, अब हम यशी करनी है, वेले बैठ के खाना है, जॉब बड़ी अच्छी है, काम नहीं करना पैंदा। ये सोच जब तक हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, हम एज ए नेशन तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स तो होनी नहीं चाहिए। मैं भी गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ वैसे, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अब इसका हल ये है कि आपकी प्रमोशन जो है ना, फर्ज किया, वो बेस्ड ऑन योर प्रोग्रेस होनी चाहिए। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं एसोसिएट होना ना, वो मुझे बताएं कि आपने कितने इंडस्ट्री, कितना अर्न करके दिया है, कितनी इंडस्ट्री चलाई है, कितने प्रॉब्लम हल किए हैं, कितने स्टूडेंट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। उस बेस के ऊपर आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, ना कि 5 साल हो गए ना, बस इन 5 साल हो गए, 5 साल पूरे कर लिया तो इन अगले ग्रेड च प्रमोट कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अमेरिका में मैं गया हूँ, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट मुलाजिम जो भी है ना, उधर सिर्फ परमानेंट प्रोफेसर होता है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं परमानेंट होता। परमानेंट तब होता है जब वो काम करके प्रोफेसर बन जाता है। अब कहते हैं कि यार प्रोफेसर बन गया, इट मीन इसने इतने सारे स्टेप क्लियर कर लिए हैं, अब ये इंटेलिजेंट ही होगा, अब ये वो प्रोफेसर बन गया ना, फिर प्रोफेसर की इज्जत भी बढ़ी है फिर। इसीलिए वहां पर प्रोफेसर की, जो प्रोफेसर है वो मीन्स अ प्रोफेसर, तो वो प्रोफेसर रिटायर नहीं होता। अमेरिका में प्रोफेसर चाहे वो 90 साल का है, वो तनख्वाही लेता रहता है। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए वो जो क्राइटेरिया है ना, वो बड़ा सख्त है। साढ़े में थे माझे गांव में भी प्रोफेसर बन जाते हैं। तो पता ही नहीं होता कि वो उन्होंने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या किया है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये काम होगा, अगर हम फर्ज किया गवर्नमेंट ये ले आवे कि यार ये सिर्फ प्रोफेसर परमानेंट होगा बाकी नहीं होगा, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਾਈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ठीक है। अभी रिसेंटली ना हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾर्डिंग ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ।